अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत फास्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोबेबिलिटी है क्या। इसका जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में हमें जानना है। अच्छा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी वर्ड का मतलब है चांसेस। किसी भी चीज़ के, किसी भी इवेंट के कितने चांसेस हैं, इसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी समहाउ, ये जो टॉपिक है ये एक टॉपिक से बहुत ज़्यादा समझें सिमिलर है, जिसका नाम है परसेंटेज। जिस तरह से हम आम लाइफ में पूछ रहे होते हैं कि यार कितने चांसेस हैं कि एग्ज़ाम्स में तुम्हारे इतने मार्क्स आएंगे, तो जवाब हम ऐसे ही देते हैं यार 30% चांस है, 100% चांस है। या अगर किसी के बिल्कुल चांस ना हो, वो बोलते हैं 0% चांस है। तो एक चीज़ बस देखनी पड़ती है कि परसेंटेज का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता। और परसेंटेज की अगर रेंज पूछूं तो ये कहते हैं 0% से लेके 100% तक का जवाब आ सकता है। ठीक है, परसेंटेज कभी भी माइनस में नहीं होती। अब ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर भी चांसेस निकाले जाते हैं, लेकिन परसेंटेज से थोड़ा सिमिलर है। तो प्रोबेबिलिटी में याद रखना, पहली बात, आपका आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये, आपका आंसर 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी अगर किसी चीज़ के होने के चांसेस 100% हुए तो आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा 1। और अगर किसी चीज़ के वाक़या होने के कोई चांसेस नहीं हुए तो आपका आंसर आएगा 0। यानी आंसर 0 और 1 के बीच में आएंगे। 0 से पीछे आंसर नहीं आ सकता और 1 से आगे आंसर नहीं आ सकता। ओके, तो अब हम लेक्चर 1 का स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का जब भी स्टार्ट होता है तो ज़्यादातर इन दो चीज़ों पे बात की जाती है, क्योंकि ये सबसे इजी है इससे प्रोबेबिलिटी को समझना। पहली चीज़ है कॉइन और दूसरी चीज़ है डाइस, यानी छक्का और सिक्का। कॉइन की बात करें तो कॉइन में दो ही चीज़ें आने का चांस होता है, या तो कॉइन उछाला जाता है तो हेड आता है, या तो टेल आता है। और डाइस को जब भी रोल किया जाता है लीडो पे, तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो प्रोबेबिलिटी का सिर्फ पी लिखेंगे, क्वेश्चन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए रख दिया। नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स के लिए स्मॉल लेटर एन का यूज़ करेंगे, और नंबर ऑफ़ टोटल आउटकम्स के लिए कैपिटल एन यूज़ करेंगे। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन अ टॉस ऑफ अ कॉइन। कि कॉइन उछाला गया है, कितने चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांसेस, कितने चांसेस हैं कि हमारा हेड आएगा। तो चलें पहले हम इसका डेटा बनाते हैं। ठीक है, डेटा में आप सबसे पहले तो लिख लेंगे कि जो सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस का मतलब कॉइन को एक बार उछाला गया है तो क्या क्या आ सकता है। हमने लिख दिया हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। चलिए हम डेटा बनाएंगे। डेटा में हमें चाहिए स्मॉल एन और कैपिटल एन। सवाल था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। एक बार कॉइन उछाला है, आप देखो हेड आने का कितने चांस है, कितने हेड दिख रहे हैं इसमें, एक ही हेड दिख रहा है, तो एन की जगह लिख दिया 1। ठीक है, और कैपिटल एन यानी टोटल कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें, तो इधर आ गया 2। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला लगा दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल टू एन अपॉन कैपिटल एन। एन की जगह आ गया 1, कैपिटल एन की जगह आ गया 2, तो मेरा आंसर आ गया 0.5। 0.5 को हम होम लाइफ में बोलते हैं हाफ। यानी हमने ये बोला कि अगर कॉइन को एक दफ़ा उछाला जाए तो हाफ चांसेस हैं आपके हेड आ जाएगा, ऐसे हाफ चांसेस हैं आपका टेल आ जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको नीचे वाले क्वेश्चन से समझते हैं जो कोर्स में भी मौजूद है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 व्हेन डाइस इज़ रोल्ड। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सैम्पल स्पेस बनाएंगे। ओके, तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो कोर्स का हिस्सा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। सबसे पहले एक काम कर रहा हूँ, मैं सैम्पल स्पेस बना रहा हूँ। सैम्पल स्पेस बनाया। अब डाइस की बात हो रही है, अब डाइस में टोटल चीज़ें लिख रहे हैं, डाइस पे क्या क्या नंबर होते हैं। डाइस पे 1 से 6 तक की काउंटिंग होती है, ये मैंने लिख ली। अब मुझे डेटा चाहिए। डेटा में दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं बस, स्मॉल एन और कैपिटल एन। चलें, स्मॉल एन सवाल के हिसाब से इन्होंने कहा था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4। डाइस को रोल किया गया, 4 आने के कितने चांसेस हैं। अब यहाँ पे देखो 4 नंबर कितनी दफ़ा दिख रहा है, एक ही दफ़ा दिख रहा है 4, तो लिख दिया 1। टोटल आउटकम्स, डाइस पे टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, अब हमने फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूले में वर्डिंग एक बार लिख लीजिएगा, ये जो ऊपर वाली है, मैं फ़िलहाल डायरेक्ट कर रहा हूँ। फॉर्मूला है, सेकंड क्वेश्चन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख रहा हूँ, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, अब इसको थोड़ा और डिटेल में देखें। 4 आने का एक ही चांस होता है और टोटल डाइस पर 6 नंबर होते हैं। अब 1 को 6 से या तो डिवाइड कर लें या फिर ऐसे ही छोड़ दें। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब ये उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सैम्पल स्पेस मैंने ऊपर ही बना दिया ताकि बार बार ना बनाना पड़े। अब ये है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, कि आपने डाइस रोल किया है, 3 आने का कितना चांस है। डेटा में 2 ही चीज़ें चाहिए, एक एन और एक कैपिटल एन। एन का मतलब है जिस नंबर की डिमांड हो रही है, नंबर कितनी बार डाइस पर अपेयर होता है, तो 3 एक ही बार लिखा होता है ये रहा। ठीक है, तो एन हो गया 1 और डाइस पे टोटल कितनी चीज़ें लिखी होती हैं, 6 चीज़ें। काउंट किया तो ये हो गया एन। सो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, पी ऑफ सी इज़ इक्वल टू एन अपॉन एन। स्मॉल एन की जगह 1 आ गया और इसकी जगह 6 आ गया। अब ऐसे अगले क्वेश्चन पे गए, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7। दोबारा डेटा बनाएंगे। डेटा में अगेन 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है, अब 7। अब ऊपर सैम्पल स्पेस में देखेंगे हम कि क्या डाइस के अंदर 7 होता है। नहीं, डाइस में 1 से 6 तक नंबर होते हैं, डाइस में 7 तो होता ही नहीं है। तो हमने लिखा 7 तो है ही नहीं डाइस के अंदर। और एन यानी डाइस पे टोटल कितनी चीज़ें होती हैं, 6 ही होती हैं। अब इसका जब हमने फॉर्मूला बनाया, पी ऑफ डी, चौथा क्वेश्चन है इसलिए मैंने डी लिख दिया, एन अपॉन एन, 0 अपॉन 6 यानी 0। यानी ये पता चला 7 नंबर आने का कोई चांस नहीं है, तभी आंसर आया है 0। अब हम जा रहे हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पे। प्रोबेबिलिटी के सवाल में अगर ये 2 वर्ड्स नज़र आते हैं, एंड और तो मतलब पता होना चाहिए। एंड लफ्ज़ कहीं लिखा हुआ आया तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और लफ्ज़ लिखा हुआ आया तो आप प्लस करोगे। इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब इसी के लिए मैंने एक क्वेश्चन नीचे लिखा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 3। अब ये 2 क्वेश्चन आ गए, 5 का भी और 3 का भी। तो चलो मैं लाइन खींच के कर लेता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 लाने का आंसर यहाँ लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 लाने का आंसर यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। दोनों का डेटा भी बना लेता हूँ चलो मैं, वरना इतनी ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऊपर देखा सैम्पल स्पेस में 5 कितनी बार डाइस पे लिखा होता है, एक ही बार लिखा होता है। ये हो गया 1, टोटल डाइस पे 6 नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 निकालूँ अगर मैं, ए लिख सकते हो आप, वही एन अपॉन एन यानी 1 अपॉन 6 आंसर आएगा। अब यहाँ चेक करते हैं 3 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, डाइस पे 3 कितनी दफ़ा होता है, एक ही बार लिखा होता है। दोबारा डेटा बना, 3 एक ही बार लिखा होता है, टोटल डाइस में 6 चीज़ें लिखी होती हैं। दोबारा फार्मूला बनाया तो फार्मूला वही एन अपॉन एन, तो दोबारा 1 अपॉन 6 आ गया। ओके, तो हमें चाहिए थी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और 3। तो मैंने 5 वाले क्वेश्चन का नाम ए रखा है, और के लिए यूनियन यूज़ करते हैं, और 3 वाले क्वेश्चन के लिए बी का नाम रखा था। अभी मैंने बताया कि जब और का लफ्ज़ लिखा हो तो आपके जो भी आंसर आए हैं उन दोनों को प्लस करना होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर आया था 1 अपॉन 6, इसका भी आंसर आया था 1 अपॉन 6। कैलकुलेटर में जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 6 को, तो आंसर फाइनल आएगा 1 अपॉन 3। ये सॉल्यूशन के बाद निकलेगा।